हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट पीडी आपके अपने रैंकर्स नोट्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप वीडियो की थंबनेल देख पा रहे हो, 49वें चीफ जस्टिस होंगे यूयू ललित। जानिए क्या है योग्यता और प्रक्रिया सीजीआई बनने की। यानी आपके जो उच्चतम न्यायालय है इसके जो 49वें जो मुख्य न्यायाधीश होंगे सीजीआई होंगे, वो होंगे आपके यूयू ललित। इनका नाम सजेस्ट किया गया, इनके बारे में आज जानेंगे कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर सीजीआई बनने के लिए क्या तो योग्यता चाहिए, यानी मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए आपको क्या क्या तो योग्यता चाहिए, किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, साथ ही साथ इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये समस्त बातें आज के वीडियो के अंदर जानेंगे। साथ ही साथ जस्टिस यूयू ललित के बारे में भी जानेंगे कि इनका करियर एज ए जस्टिस क्या रहा है और क्या नहीं रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल रैंकर्स नोट्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जानते हैं 49वें चीफ जस्टिस जो यूयू ललित बनने वाले हैं उनके लिए जस्टिस बनने के लिए क्या तो योग्यता है और क्या प्रक्रिया आपको यूज करनी पड़ती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको वो न्यूज पढ़ाता हूं। भारत के चीफ जस्टिस एन.वी. रमणा, वर्तमान में जो भारत के जो 48वें जो न्यायाधीश हैं उनका क्या नाम है, एन.वी. रमणा, ने आज जस्टिस उदय उमेश ललित, तो यूयू ललित का पूरा नाम क्या हो जाता है, उदय उमेश ललित के नाम की सिफारिश उनके उत्तराधिकारी के रूप में की है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको यह बतला दूं कि जो वर्तमान सीजीआई होता है और जो आने वाला सीजीआई होता है उसकी घोषणा वर्तमान न्यायाधीश के द्वारा रिटायरमेंट से पहले या सेवानिवृत्ति से पूर्व ही कर दी जाती है। जस्टिस ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, यानी वर्तमान में भारत के 48वें न्यायाधीश एन.वी. रमणा है, मुख्य न्यायाधीश होंगे। बता दें कि चीफ जस्टिस एन.वी. रमणा इसी महीने 26 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यानी जो वर्तमान में 48वें आपके मुख्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका कार्यकाल 26 अगस्त को पूरा हो रहा है। और तो 27 अगस्त को नए आपके मुख्य न्यायाधीश आ जाएंगे, 49वें मुख्य न्यायाधीश आ जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जस्टिस एन.वी. रमणा ने यूयू ललित के नाम की सिफारिश की है। जस्टिस यूयू ललित यानी उदय उमेश ललित इस समय सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम जज हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो अपॉइंटमेंट होता है वो वरिष्ठता के क्रम के अंदर होता है, तो दूसरे सबसे वरिष्ठ जज हैं। चीफ जस्टिस एन.वी. रमणा ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस यूयू ललित के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी है। केंद्र सरकार को भेजेंगे। केंद्र सरकार को भेजने का मतलब है कि आपके लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के पास जाएगी। लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर वर्तमान के अंदर है आपके किरेन रिजिजू। जो फाइल इनके पास गई है इनकी जांच पड़ताल करेंगे, कंप्लीट ओवरऑल आपकी स्टडी करेंगे, और इस स्टडी को करने के बाद ये जो लॉ मिनिस्ट्री है ये फाइल आपके प्रधानमंत्री को सौंप देगी। प्रधानमंत्री साहब क्या करेंगे, उस फाइल को लेकर राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे और राष्ट्रपति जी को कहेंगे कि आप यूयू ललित साहब हैं, इनको भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट कर दीजिए। ये पूरी प्रक्रिया रहती है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम है उस कोलेजियम के द्वारा या फिर वर्तमान जो सीजीआई के द्वारा आने वाले जो सीजीआई रहते हैं उनके नाम की डिक्लेरेशन कर दी जाती है और वो फाइल सरकार के पास भी जाती है। यानी सरकार के से मीन्स यहाँ पे रहेगा लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री। वो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री जो नाम सुझाया गया है, एडवाइस किया गया है, उस नाम के बारे में पूरा रिसर्च करने के बाद अपनी जो फाइल रिपोर्ट है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को सौंप देंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब को जो आपके एडवाइस दी गई है, जो सजेशन दिए गए हैं, उनके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब उस फाइल के रिकमेंडेशन के लिए राष्ट्रपति के पास जाएंगे। और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 27 अगस्त को शपथ लेने वाले हैं जस्टिस ललित का चीफ जस्टिस के रूप में कार्यकाल 8 नवंबर को रहेगा। यानी 27 अगस्त को तो ये 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे और 8 नवंबर तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। यानी कि मात्र और मात्र 74 दिन का कार्यकाल इनका रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, मुख्य न्यायाधीश के लिए जो अधिकतम जो कार्य की सीमा है वो 65 वर्ष निर्धारित की गई है। तो आपको मैं आगे की जो स्लाइड्स हैं उसके अंदर ये बताने वाला हूं कि आर्टिकल 124 1, 2 और 3 जिसके अंदर आपके अपॉइंटमेंट है, क्वालिफिकेशन है और
जजेज के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ आपको एनजेएसी के बारे में भी बताने वाला हूं। तो आगे की स्लाइड्स हम देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आर्टिकल 124 से लेके 147 तक उच्चतम न्यायालय के प्रोविजंस आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किए गए हैं। तो इसका आर्टिकल 124(1) के तहत आपको प्रोविजन बताता हूं कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई और 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। यानी जो आपका सुप्रीम कोर्ट होगा उसके अंदर एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होगा, यानी एटलीस्ट 8 आपके न्यायाधीश होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर आगे प्रावधान किया गया है कि इन न्यायाधीशों की संख्या के अंदर संसद समय समय पर जरूरत जैसे महसूस होती जाएगी वैसे बढ़ोतरी करती जाएगी। और वर्तमान में 2019 से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर हो गई है 34, जिसमें से एक तो है आपका सीजीआई और आपके 33 हैं आपके अन्य न्यायाधीश। इस प्रकार से कुल होती है इनकी संख्या होती है 34। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34, जिसमें से एक है मुख्य न्यायाधीश और 33 हैं अन्य न्यायाधीश। आर्टिकल 124 के प्रावधान जो सेकंड है उसके अंदर आपको बताता हूं अपॉइंटमेंट है। उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं 33 तो हो गए अन्य और एक हो जाता है मुख्य न्यायाधीश। इन सब की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीजीआई को तो शपथ भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलवाई जाती है। तो देखना, सुप्रीम कोर्ट के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। आगे देखिए, और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्यारे विद्यार्थियों, देखना कि भारत का राष्ट्रपति के पद, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश के पद पर तब तक बैठा रह सकता है कि जब तक वो 65 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर ले। ये सब का सब नियम पूरे 34 जजों के ऊपर लागू होता है। तो 65 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक वो न्यायाधीश के रूप में पद धारित करता है। नेक्स्ट प्रावधान बताता हूं प्यारे विद्यार्थियों, आगे प्रावधान कर रखे हैं, परंतु मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से सदैव परामर्श किया जाएगा। यानी अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हो रही है और जो 33 अन्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति की जा रही है, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करना अनिवार्यता है। आई बात समझ में? आगे बात करते हैं, परंतु यह और कि कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। यानी कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति को। इसके ख खंड में प्रावधान है, किसी न्यायाधीश को खंड 4 से उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको अनुच्छेद 124(4) के जो अंदर जो प्रावधान कर रखे हैं, जो रिमूवल ऑफ द जजेज की प्रोसेस है, पद जजों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया है, जिसके अंदर लोकसभा के अंदर अगर यह प्रस्ताव लाया जाता है संसद के द्वारा हटाए जा सकते हैं। और संसद में अगर यह प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाए तो मिनिमम 100 लोगों के हस्ताक्षर चाहिएंगे, और अगर राज्यसभा में यह प्रस्ताव लाया जाता है तो एटलीस्ट 50 लोगों के प्रस्ताव से आपकी संसद के द्वारा न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। यह बात करता है आपका खंड 4। आगे बात करते हैं 2 क के अंदर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। यानी संसद के जो किसी विधि के द्वारा आयु का संज्ञान किया जाएगा। अब बात, ये तो बात हो गई आपके सुप्रीम कोर्ट की। अगर आपके उच्च न्यायालय की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीजीआई और राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके की जाएगी। अगर किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात, यानी अभी हमने बात की थी जो विधि मंत्रालय वाली बात की थी, वहां पे ये बात आ जाती है कि नियुक्ति तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी, लेकिन इस संदर्भ के अंदर संबंधित राज्य के राज्यपाल
और भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करने के पश्चात ही राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। और मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श ली जाएगी। अगर प्यारे विद्यार्थियों उच्च न्यायालय के अंदर जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, अगर उनकी नियुक्ति की जानी है तो संबंधित राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके साथ परामर्श की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं एनजेएसी के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों जो हमने बात की थी नियुक्ति के प्रावधान की बात की थी, एक आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉलेजियम सिस्टम होता है, तो उसके संदर्भ में ही एक एनजेएसी का प्रावधान लाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, वो आपको मैं बताता हूं। एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, सरकार द्वारा प्रस्तावित एक संवैधानिक संस्था है जिसे जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम की जगह लेने के लिए बनाया गया था। यानी सुप्रीम कोर्ट का जजों के अपॉइंटमेंट से संबंधित, नियुक्ति से संबंधित एक कॉलेजियम सिस्टम कार्य कर रहा था, तो उसके स्थान के ऊपर सरकार के द्वारा 2015 के अंदर एनजेएसी यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था। कॉलेजियम सिस्टम में प्यारे विद्यार्थियों 5 सदस्य होते हैं। इनमें एनजेएसी में 6 सदस्यों का प्रस्ताव था। देश के चीफ जस्टिस को इस कमीशन का प्रमुख बनाने की बात की गई थी। यानी कि सीजीआई होगा वो इस 6 सदस्यीय जो मंडल होगा, कमेटी होगी, इस कमीशन होगा, इसका सीजीआई प्रमुख होगा। संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक इसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जजों, कानून मंत्री और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 2 जानी मानी हस्तियां को बतौर सदस्य शामिल करने की बात की गई थी। यानी जो 6 सदस्य होंगे उनके अंदर एक तो आपका मुख्य न्यायाधीश हो गया, 2 हो गए सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य वरिष्ठ जज हो गए, तीसरा कानून मंत्री हो गया और 2 लोग वो होंगे जो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जुड़ी हुई जानी मानी हस्तियां होंगे। इस तरह से 6 लोगों का एक कमीशन होगा, वो तय करेगा कि नया जो सब जज होगा वो कौन होगा, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं योग्यता की। प्यारे विद्यार्थियों अगर किसी को जज बनना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उच्चतम न्यायालय के अंदर, उसकी योग्यताएं कहां पर है, तो आर्टिकल 124 के प्रोविजन 3 के अंदर प्रावधान कर रखा है कि कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक हो। यानी क्वालिफिकेशन के अंदर पहला क्वालिफिकेशन तो यह है कि वह भारत का नागरिक हो। नेक्स्ट बात करते हैं किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक उच्च न्यायालयों को लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, यानी अगर 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों के अंदर न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष का तक अधिवक्ता रहा हो। प्यारे विद्यार्थियों किसी उच्च न्यायालय में या 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों के अंदर अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, अथवा राष्ट्रपति की राय में विधि का पारंगत हो या फिर राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधि वेता हो। प्यारे विद्यार्थियों इस प्रोविजन के तहत भारत के अंदर आज तक एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। इस प्रोविजन के तहत ही आपके जो यूयू ललित जो नए आपके सीजीआई बनने वाले हैं वो इसी प्रावधान के तहत भारत के जज बने थे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनका अपॉइंटमेंट 2014 में इसी के तहत किया गया था। प्यारे विद्यार्थियों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल रैंकर्स नोट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके और ऐसी करंट से रिलेटेड इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप प्राप्त कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे।